नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। गाजा में बारूद की गंग और राफा में उठता धुआं एक बार फिर बता रहा है कि सीज फायर सिर्फ कागजों पर था, जमीन पर नहीं। इजरायल और हमास के बीच जिस संघर्ष विराम को ऐतिहासिक कहा गया, अब वो राजनीतिक दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। ट्रंप ने भले ही अपनी इसे कूटनीतिक जीत बताकर विश्व मंच पर तालियां बटोरी हों, लेकिन नतीजा क्या रहा? शून्य। गाजा में फिर विस्फोट, फिर हमले और फिर वही मौत का मंजर। दक्षिणी गाजा के राफा में आतंकवादियों ने इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की और जवाब में इजरायल ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पहले ही आगाह कर चुकी है कि हमास किसी बड़े हमले की तैयारी में है और अब वही रिपोर्ट सही साबित हो रही है। आईडीएफ का दावा है कि सुरंग से निकलने वाली आतंकियों ने तड़ातड़ गोलियां बरसाई, अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हालांकि कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन इजरायल ने इसे संघर्ष विराम का सीधा उल्लंघन बताया है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर कौन खेल रहा है यह खेल राजनीति का? हमास कह रहा है कि सब इजरायली झूठी, इजरायल के जो दावे हैं वो झूठ है। इजरायल कह रहा है कि हमास समझौते की आत्मा को रौंद रहा है और बीच में फंसी है वो शांति जो हर बार बस घोषणा बन के रह जाती है। हमास ने सीज फायर का वादा किया था, लेकिन वो सीज फायर टूटा क्यों, उसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल राफा में बनी सुरंग से कई आतंकी जो हैं वो बाहर निकल आए। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। अब उसके बाद इजरायली सैनिकों पर अचानक जो है वो गोलीबारी उन्होंने शुरू कर दी, यानी इजरायल के जो सैनिक थे उन पर अचानक ये हमला जो है वो शुरू कर दिया गया। आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक की, यानी जो शांति समझौता हुआ वो 10 दिन से भी ज्यादा नहीं चला, आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। आईडीएफ ने हमास की साजिश का दावा किया। आईडीएफ ने यह कहा कि जब ये पीछे हटे, इजरायल के सैनिक जब पीछे हटे, उसके बाद हमास एक बार फिर से एक्टिव हुआ और उसने ताबड़तोड़ जो है वो हमले करने शुरू कर दिए। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो सीज फायर के बाद आखिर जो विवाद है वो क्यों बढ़ा है? समझौते के तहत 28 जो शव थे इजरायल को वो लौटाने थे हमास के द्वारा, लेकिन हमास ने यह किया नहीं। अब समझिए इसको, हमास ने सिर्फ 12 शव जो थे वो लौटाए थे और उनमें से एक शव ऐसा भी था जो इजरायली नागरिक का था ही नहीं। जब उसकी डीएनए की जांच हुई तो उसके बाद यह पता चला कि वो आदमी इजरायल का था ही नहीं। 20 जीवित जो बंधक हैं केवल उनको हमास ने वापस किया, यानी वापस भेजा। अब अगला ग्राफिक्स आप समझिए। तो 20 जीवित केवल बंधकों को भेजा गया और हमास का दावा है कुछ शव जो है वो मलबे में अभी तक दबे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि गाजा में इस समय 54 मिलिट्री टन से ज्यादा जो है वो मलबा जमा है, जिसे हटाने में 10 से 15 सालों का वक्त रह जाएगा। अब देखिए, इजरायल ने बोला कि समझौते की जो शर्तें हैं, बढ़ा विवाद क्यों है इसको समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि समझौते की जो शर्तें थी उन शर्तों को तोड़ा गया है, ये इजरायल की तरफ से कहा गया। अब आगे आपको दिखाते हैं कि हमास ने क्या बोला, लेकिन पहले यह समझिए कि गाजा पर फिर क्या बम बरसेंगे। आईडीएफ का राफा में ऑपरेशन जो है वो जारी है। जैसे ही आईडीएफ पर हमला किया हमास के आतंकियों ने, उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और लगातार बमबारी जो है, एयर स्ट्राइक जो है वो इजरायल की तरफ से की गई। अब आतंकियों ने आईडीएफ टुकड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइल दागी। यह इजरायल का दावा है कि जो एंटी टैंक जो मिसाइल हैं जिनसे टैंक को नष्ट किया जा सकता है, उन टैंक को नष्ट करने से के इरादे से ये जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। अब आप आगे समझिए कि राफा क्षेत्र में फिर जो धमाके हैं वो गूंज रहे हैं। जब 10 दिनों की पहले ये संधि हुई थी, सीज फायर हुआ था, तो यूं लगा कि मानो अब सब कुछ ठहर जाएगा, गाजा में एक स्थिर सरकार जो है वो आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुरंगों और आतंकी ढांचे पर आईडीएफ का पूरी तरीके से फोकस है। दरअसल गाजा में कई जगहों पर हमास के आतंकियों ने सुरंगें बना ली हैं और उस सुरंग के जरिए ही वो इजरायल पर समय समय पर हमला करते रहते हैं। खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जो है वो इजरायल का चल रहा है। अब इसमें अमेरिका की भी सहमति है। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि ये केवल इजरायल की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है तो फिर हमास को परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब खतरे को खत्म करने के लिए अब हमास की तरफ से क्या बयान आता है, हमास की भी सफाई सुन लीजिए। हमास ये कहता है कि हमें रफा में जो हमला किया गया उसकी कोई जानकारी उन्हें थी नहीं, यानी जो इजरायल
पर हमला किया गया, इजराइल के सैनिकों पर हमला किया गया, उसकी जानकारी नहीं थी। हमें हवा में किसी भी झड़प की कोई जानकारी नहीं मिली है। हमास की तरफ से कहा गया मार से वहां के ग्रुप से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, यानी वहां पर जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अब आप इसको समझिए कि गजा को लेकर हमास का यह कहना है कि भाई रफा में जो भी हमला किया गया उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ तीनों जुड़ेंगे, और यूके देवनाथ जी और अनुज माथुर जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सर, आप दोनों को जय हिंद और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को। सर जय हिंद। आशीष, आपको, आपके दर्शकों को, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। अनुज माथुर सर, हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार इस पर चर्चा की। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था और पहला चरण लागू हुआ था, तब भी इस बारे में चर्चा हुई थी, और आपने कहा था कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। और वो दिख रहा है कि रफा में जो कुछ हुआ, गजा के रफा में जो कुछ हुआ, उससे ये साफ है कि इजरायली जो हमले हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। अब यहां पर सवाल अमेरिका की भी साख का है, इसलिए हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से अब हमला भीषण होगा, ये तय माना जाए। आशीष, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, और हमेशा से मेरा ये व्यू रहा है कि ये जो सीज फायर था बहुत ही फ्रेजाइल, शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल होने वाला था। उसकी वजह है, देखिए क्या होता है जब आप इस प्रकार की शर्तें रख देते हैं कि वो किसी भी कीमत पर मान्य नहीं हो सकती हैं, तो पहला स्टेज भले ही उन्होंने लागू कर दिया, और कुछ उन्होंने एक्सचेंज हो चुका है, हो गया है अपने लोगों का, कुछ उन्होंने आतंकवादियों को या जो रिटेनीज को छोड़ा है वो। लेकिन वो कोई नई बात नहीं है आशीष, वो पहले हमेशा से होता रहा है। कई दफा हमने देखा है, इजराइल का एक सोल्जर इन्होंने कैप्चर किया था, उसके बदले में 1000 इन्होंने डिटेनीज को छोड़ा था। तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इस सीज फायर डील का मेरे हिसाब से नहीं रहा। हालांकि पूरे 28 के 28 उन्होंने जीवित जो पकड़ के रखे हुए थे उनको छोड़ दिया। अब आवश्यकता क्या थी कि इतना जबरदस्त आपने उन पे, हमास पे लगा दिया कि आप पूरी तरह निरस्त्रीकरण होगा, उस इलाके को पूरी तरह उससे, आतंकवाद से मुक्त किया जाएगा, और हमास का पोस्ट डील में कोई किसी भी प्रकार का कोई काम उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उनको निकाल दिया जाएगा, जो जाना चाहते हैं वो। इस तरह की बात हमास को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती, और वही एक वजह है, मेरा मानना है, कि हमास कभी भी तैयार नहीं हो। कल का स्टेटमेंट उनका देख लें, उनका जो उन्होंने दिया है कतर से, उन्होंने यही कहा है कि हम पूरी तरह डिसआर्मामेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आप हमास को पूरी तरह से निरस्त्र कर दें, ये संभव नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि जब आपकी कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम पर हैं, तब इनको मानने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुश्किल होने वाला था, और वही हुआ। हालांकि अभी भी उम्मीद है कि कुछ समय और ये सीज फायर टिक सकता है, लेकिन इवेंचुअली इसमें परेशानी आने वाली है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार का दबाव इजराइल के ऊपर, इंटरनली डोमेस्टिक प्रेशर जो इजराइल के ऊपर है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। और उससे क्या होता है कि इजराइल, अब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे नेतन्याहू से कि आप किस प्रकार का आपने डील किया, और वहां तो कोई सीज फायर नहीं है, हमारे 2 सोल्जर और मार दिए उन्होंने, 2 सोल्जरों को उन्होंने खत्म कर दिया है, तो अब और आप पीछे आ गए। तो ये मेरे को लगता है कि ये आने वाला समय देखेगा कि बहुत ज्यादा भीषण तरीके से इजराइल हमले करेगा, और शायद शायद आई होप आई एम रॉन्ग, शायद ये चाल रही हो अमेरिका और इजराइल की कि इतने कड़े आप कंडीशंस इसमें लगा दें कि हमास किसी कीमत पे इसको मान नहीं पाए, और वहां कहीं सीज फायर का उल्लंघन हो, और आप उनको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर सकें। ये संभावना है। आज परिस्थिति ये है कि राफा उन्होंने खोला नहीं है, ना वो खोलने वाले हैं, और आने वाला समय ये देखेगा
कि वो जिस जगह से थे वहां पर वो दोबारा जाकर के और पूरी तरह से हमास को ध्वस्त करने का प्रयास करके। एक कंडीशन और थी कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी खत्म किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से आप इतने लंबे चौड़े टनल नेटवर्क को और इतने जबरदस्त सालों से तैयार, दशकों से तैयार किए गए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सीज फायर होल्ड करे कुछ और समय के लिए, जाने असहाय जाने ना जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है आशीष। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है यूके देवनाथ जी कि अमेरिका ने इस पूरे सीज फायर में मध्यस्थता की। कर्नल शिवदान सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो मैं पीसीआर से कहूंगा कि उसको रिजॉल्व कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। यूके देवनाथ सर, सवाल यही उठता है कि अमेरिका ने जो मध्यस्थता की, मध्यस्थता में जो शर्तें लगाई गई, वो शर्तें जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा कठोर थी। क्या इन शर्तों को आई वॉश की तरह भी देखा जा सकता है कि इजराइल को दुनिया की नजरों में सही साबित करने के लिए इस तरह की शर्तें लगा दी गई हों, और ये जानते हुए कि हमास इन शर्तों को कभी नहीं मानेगा, और अगर हमास हमला करता है तो फिर पूरी दुनिया की नजर में गलत अगर कोई होगा तो वो हमास होगा? आशीष जी, मैं जो भी कहूंगा एज ए न्यूट्रल मिलिट्री ऑब्जर्वर बात करूंगा। हम्म। अ, इजराइल को अभी तक येलो लाइन के तक या येलो लाइन के पीछे आ जाना चाहिए था। अगर आप नक्शा देखें, ये जो वारदात हुई है जिसमें इजराइल दावा करता है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली टैंक पर एंटी टैंक रॉकेट से हमला किया, उसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। तो देखिए, एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर, अगर मैं वहां पर पीस कीपिंग फोर्स का, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मेंबर होता, मेरा कमेंट होता था कि रफा के अंदर इजरायली टैंक क्या कर रहे थे? उन्हें तो येलो लाइन तक वापस हो जाना चाहिए था। हम्म। येलो लाइन नहीं है, रफा से बहुत बाहर खुली मैदानों में, खेतों की तरफ है। हम्म। तो इसका मतलब है कि जो टाइम फ्रेम इजरायली टैंक्स को फॉलो करना था येलो लाइन तक या येलो लाइन से पीछे आने का, उन्होंने फॉलो नहीं किया है। दूसरी चीज, जब से सीज फायर चला हुआ है, अब तक इजराइल के कंटिन्यूस गोलाबारी से 87 फिलिस्तीन के लोगों की मौत हुई है जब से सीज फायर लागू हुई है। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। तीसरी चीज, अभी जब इजराइल ने कहा कि उनके टैंक पर एंटी टैंक रॉकेट से हमास ने हमला किया, 2 इजरायली सोल्जर मारे गए, उसके रिएक्शन में इजराइल ने जो बमबारी की इजराइल की एयरफोर्स में, उसमें 26 नागरिक मारे गए हैं। तो कुल मिला के सवाल उठता है कि सीज फायर वायलेशन को वहां पर रिपोर्ट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमास की जो सीज फायर वायलेशन है, सब लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हमास ने एक एंटी टैंक रॉकेट इजरायली टैंक पर रफा में मारा, लेकिन नहीं, एज ए अगर वहां पर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप होता, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप होता, तो अभी तक तो वो रिपोर्ट कर रहे होते, मैं रिपोर्ट कर रहा होता, जनरल साहब हैं, कर्नल शिवदान हमारे साथ हैं, हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते कि इजराइल ने अभी तक येलो लाइन या येलो लाइन के पीछे तक अपने को खींचा नहीं है। जी आशीष जी। नहीं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है यूके देवनाथ जी की, जो ये मुस्लिम कंट्रीज आए, ये जो अरब मुल्क के जो सारे देश आए, तो क्या इनकी तरफ से जो मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई, क्या ये केवल कागजी थी या दिखावे की थी, या वाकई वो हमास के साथ खड़े थे और शांति चाहते थे? आशीष जी, सारे मुस्लिम देश जो हैं वहां पर शांति चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहता है तो किसी भी मुस्लिम देश को कुछ नहीं हासिल हो रहा है। आप वहां पर आसपास जितने अरब मुल्क हैं, किसी भी देश का नाम ले लीजिए, अगर युद्ध चलता रहता है, ना मिस्र को, ना जॉर्डन को, ना सीरिया को, ना लेबनान को, ना सऊदी को, कोई भी कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक या मिलिट्री फायदा है। ये सारे देश दिल से चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इन सब देशों में कभी भी सत्ता के, इन सब देशों में जमीनी लेवल पर बहुत ज्यादा बगावट है,
और इन सब देशों में जो आम आदमी है वो अपनी सरकार से नाराज है कि उनकी सरकार गाजा में युद्ध को रोक क्यों नहीं रही है। हम्म। इन देशों में सत्ता भी टॉपल हो सकती है, क्योंकि आम आदमी को मालूम है कि उनके जो शासक हैं, चाहे वो किंग हो, प्रिंस हो, शेख हो, अमीर हो, प्रेसिडेंट हो, ये सारे अमेरिका के पिछलग्गू बने हैं। आम जनता देख रही है वहां पर। हम्म। तो यहाँ जितने शासक हैं सब चाहेंगे कि गजा में शांति हो जाए। हम्म। नहीं, हो लेकिन ये रहा वो है, मैं चाहते बताता हैं हूँ। शांति हो जाए, लेकिन शांति हो तो नहीं रही है ना। हाँ आशीष जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अ, कि जब कमांड एंड कंट्रोल की बात होती है कि एक जनरल साहब का, एक कर्नल साहब का अपने हम्म। जो ट्रुप्स हैं उस पर कितना कंट्रोल है, अ, हमास में क्या कंट्रोल है। उन्होंने हमास के बच्चे हैं 14 साल 16 साल के हैं, उनको आरपीजी दे दी। बाय द वे बहुत ही इफेक्टिव आरपीजी 7 है, हम्म। रशियन आरपीजी। हम्म। उनके ऊपर क्या कंट्रोल है। बच्चे हैं, हम्म। उनको लग रहा है कि वो अपने समाज के लिए, अपने हम्म। सोसाइटी के लिए, अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। कोई वायरलेस टॉकी वॉकी है नहीं। हम्म। तो कंट्रोल किसके पास? ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस में और इजराइल बिल्कुल के आप ये एडीएफ है। सही सही कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज फोर्सेस नहीं है कि एक आदमी कंट्रोल करे। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। कर्नल शिवदान सिंह, दीपावली की आपको बेहद शुभकामनाएं। एक सवाल यहां पर आपको भी। उठता है जिसका जिक्र मैं अनुज माथुर साहब से भी कर रहा था, यूके देवनाथ साहब से भी कर रहा था, कि ये समझौता स्थायी तौर पर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको लेकर सबने कहा था कि स्थायी तो नहीं होने वाला, लेकिन अस्थायी भी नहीं टिक पा रहा है। देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये जो समझौता है ये बिल्कुल टेम्परेरी है। इसमें केवल बंदियों के आदान प्रदान का हो सकता है, इसमें स्थायी पीस स्थापित नहीं होगी, क्योंकि ना तो गाजा की डिमांड मानी गई है, ना इजराइल की डिमांड मानी गई है। तो ना इजराइल ने गाजा को रिकॉग्नाइज किया है, ना गाजा ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। तो इसलिए जो मेन मुद्दा था लड़ाई करने का, वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए इसलिए ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। और हमास कोई ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है जिसमें एक बार कमांडर ने ऑर्डर दे दिया सबके सब चुप हो जाए। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसमें जो अनुशासन की बहुत कमी होती है, और जिसको भी दिल करता है वो अपना उसी तरह एक्शन कर जाता है। जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब बोल रहे थे, इसमें ये ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है जैसे कि एक प्रॉपर यूनिट होती है जिसमें कि सीओ साहब ने ऑर्डर दे दिया वही ऑर्डर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। और इसलिए अमेरिका का जो प्रयास था ये एक स्थायी प्रयास नहीं था, एक परमानेंट प्रयास नहीं था, ये केवल एक टेम्परेरी सीज फायर था, और इसमें केवल बंदियों का आदान प्रदान तक ही सीमित था ये। लेकिन कर्नल शिवदान सर, सवाल तो फिर ये उठता है कि अगर हालात कमोबेश ऐसे ही रहे, क्योंकि यूके देवनाथ जी और आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि ये, और अनुज माथुर साहब की भी, कि ये कोई ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है। अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो मान लीजिए कि सीज फायर फिर हो जाता है, 2 दिन के बाद फिर कोई हमला कर देगा, फिर कोई बंदूक चला देगा, फिर कोई मिसाइल दाग देगा, फिर क्या होगा? इस तरह के युद्धों में जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी सीज फायर हो जाता है, इस प्रकार के युद्धों में टेम्परेरी सीज फायर हो जाते हैं मगर वो परमानेंट नहीं होते हैं। इस तरह से ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये पिछले 3 साल से यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है। इसीलिए इस तरह से जब तक इनकी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक इसमें स्थायी शांति स्थापित नहीं होगी। ये मैं पहले दिन से ही देख रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें कम से कम इस बात पे बातचीत होगी कि गाजा को भी इसका हमास की डिमांड को भी विचार किया जाए और हमास को भी बोला जाए कि इजराइल को एक्सेप्ट करे कि हाँ इजराइल भी एक देश। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर सर के पास आना चाहूंगा। अनुज माथुर सर, एक सवाल ये उठता है कि ये जो शांति प्रक्रिया पूरी चली है, क्या ये कहा जा सकता है कि जब तक हथियार चलेंगे या फिर जब तक हथियार रहेंगे ये पूरी तरीके से बेअसर है, कोई स्थायी शांति या अस्थायी शांति हो ही नहीं सकती जब तक हाथों में हथियार है? आशीष देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये शायद मैं पहले कह चुका हूं, इस बात को हमें समझना होगा कि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा सीज फायर लागू करने से पहले इस बात का यकीन करना आवश्यक होता है आशीष, कि उस सीज फायर का यकीन जो फोर्सेस कर सकती हैं या उसको यकीन
करने के लिए आपको जिन लोगों की ग्राउंड पे जरूरत है, वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए था। आपका जो पहला स्टेप ये था कि अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय फोर्स आकर के इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो इम्प्लीमेंट करने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सबसे पहले वहां पर लागू करना चाहिए था, ताकि वो इस बात का यकीन कर सके कि 72 घंटे के बाद राफा में इजराइल का टैंक क्या कर रहा है, या अगर ये शर्त है कि हमास के पास हथियार नहीं होने चाहिए तो हमास के पास अभी तक हथियार क्यों है। वो जब तक उसका मैकेनिज्म आपने बना दिया कि एक पीस ग्रुप होगा और डोनाल्ड ट्रंप उसके लीडर हैं, और उसमें पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और भी कई लोग शामिल हैं, एक आप इंटेलिजेंस या फलिस्तीनियों का निकाल करके उसको एक, वो कहाँ है, वो मैकेनिज्म कहाँ है? जब आपके पास अब वहां पर दो ही है, इजराइल और हमास। जो इजराइल कहेगा और वो जो हमास कहेगा, उसी के ऊपर हम उसी पे हमें बातचीत करने की जरूरत है। यही जब तक आप उस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने वाले मैकेनिज्म को नहीं लेकर के आएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार की, इतना जबरदस्त आशीष ट्रस्ट डेफिसिट है इजराइल और हमास के बीच में, इतना जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है कि किसी भी बात को एक दूसरे की को वो मानने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसी समस्या है, ऐसी परिस्थिति है, तो आप मुझे बताएं किस प्रकार से आप किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कोई भी प्लान हो, अगर मान लीजिए इससे कम भी शर्तें होती, तब भी उसको इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई वहां पर यूएन फोर्स या कोई सिविल पुलिस की फोर्स हो। तब तक कैसे आप करेंगे आप इसको इंप्लीमेंट, मुझे बताइए। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले वहां पर एक किसी प्रकार का सेम्बलेंस ऑफ गवर्नेंस, कोई सेम्बलेंस ऑफ ऑफ फोर्स, जो कि इस चीज को, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है, किस चीज, अब आप देखिए उन्होंने 11 लोगों को बुला करके और सरेआम उनको सिर में गोली मार के मार दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो मुखबिरी कर रहे थे इजराइल के लिए। जी। कोई कोर्ट है, कोई कुछ है? आप देखें अजमल कसाब को हमने फांसी पर चढ़ाने में 10 साल लगा दिए थे। ये होता है कोर्ट का सिस्टम, ये होता है सही तरीके से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वहां पर कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई किसी किस्म के गवर्नेंस नहीं है, कोई किसी किस्म के वहां पर सरकार नहीं है, और जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए ये सबसे पहला कदम है, आवश्यक कदम, कि आप वहां पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो कि इस बात का यकीन कर सके कि इसमें इसमें आपके पीस ट्रूस में क्या क्या शामिल है, और उससे आप कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और बातचीत करने की आवश्यकता है। ये आनन फानन में जो शार्म शेख में आपने दस्तखत कर दिए, वो एक दिन पहले नोबेल प्राइज डिक्लेयर होने के एक दिन पहले किया गया था, या 2 दिन पहले, या अराउंड दैट टाइम, ताकि उसमें एक नंबर बढ़ जाए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी पूरी तरह से मंशा इस युद्ध को रोकने की नहीं है, तब तक आप इसका सही सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर आपकी मंशा पूरी तरह से युद्ध को रोकने की होती, तो आप किस प्रकार का थोड़ा मेल्ट डाउन करके इजराइल का पक्ष भी रखते, और थोड़ा सा मेल्ट डाउन हमास के पक्ष में भी होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप सारे बंदियों को छोड़ दो, पूरी तरह से निरस्त्रीकरण कर दो, पूरी तरह से हथियार डाल दो, लड़ना बंद कर दो, और आप भाग जाओ, और फिलिस्तीन छोड़ के नहीं भाग रहे हो तो हमसे माफी मांग लो। इस प्रकार की चीज कहां तक? तो मेरा मानना यह है कि वो जो आपने समझौता कराया है या सीज फायर कराया था, उसकी बुनियाद ही गलत है। उसकी बुनियाद सीज फायर की इस बात पे टिकी हुई थी कि किसी तरह से एक ये हो जाए कि हमने वो कर दिया। शुरुआत ठीक हुई थी। अब मुझे लगता है कि आपको एक वहां पर एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है, और जो जो ग्रुप आप कह रहे थे कि ये पीस ग्रुप या जो भी उसका नाम रखा गया है, उसको अपना काम शुरू कर देने की आवश्यकता है। और हमास को पूरी तरह से निरस्त्रीकरण करने से पहले इस बात का भी यकीन करने की आवश्यकता है कि इजराइल के टैंक यरूशलेम के पीछे चले जाएं, या जहां भी उनको जाना है। तो ये दोनों तरफ से मुझे लगता है, वही मैं बता रहा हूं बार बार, कि इसकी वजह सिर्फ यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि आप एक दूसरे की बात को मान ही नहीं सकते। मान ही नहीं और ये वजह है। तो इसको कैसे आप आगे करेंगे? दूसरी इशू जो होता है वो ये होता है कि जब आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट, जो डिजायर्ड एंड स्टेट है, वो आपकी इतनी एक्सट्रीम पर होती है। अगर इजराइल भी कहना चाहे कि भाई हम पूरी तरह से उसको कब्जा करके और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रखेंगे, ये मंजूर नहीं है उनको। इसी प्रकार से अगर हमास कहते हैं कि भाई हम वहां पर शासन करेंगे, वो इजराइल को मंजूर नहीं है। तो जब तक आपकी एंड स्टेट्स जो है वो थोड़ी थोड़ी
एक्सेप्टेबल लाइन की तरफ नहीं मूव करेंगी आशीष, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के सीज फायर को वहां पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन दो तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंटली हमको यकीन करने की आवश्यकता है, और वहां पर एक न्यूट्रल फोर्स और एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, दो चीजों को वहां पर पहले तैयार करने की जरूरत है, और फिर आप उनसे उम्मीद करें कि आप निरस्त्रीकरण इसी से करें। जुड़ा और एक आप सवाल भी उठता है, वो मैं यूके देवनाथ सर से ले लेता हूं। यूके देवनाथ सर, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि जो सीज फायर का समझौता किया गया वो जल्दबाजी में किया गया, उसमें थोड़ा और समय लेना चाहिए था? चीजों को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत थी, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। आशीष जी, जल्दबाजी की जरूरत इजराइल को इसलिए थी, अमेरिका को भी इसलिए थी कि इजराइल में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा संख्या में उनके अपने लिकुद पार्टी के लोग भी थे, क्योंकि वो जो 20 जो बंधक जिंदा थे उनको छुड़वाने में नेतन्याहू असमर्थ रहे थे। तो एक वोट ना खो जाएं या अब वोट जीतें, इसका मुद्दा बहुत स्ट्रांग था। अब नेतन्याहू गर्व से छाती फुला के लिकुद पार्टी के सामने फैल के बैठ सकते हैं। नेसेट में वो अपने विरोधी ऑपोजिशन के सामने भी फैल के बैठ सकते हैं, और नेसेट में कह सकते हैं कि हमने आखिरी युद्ध बंदी को भी मैंने रिलीज करवाई। देखिए, होता क्या है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की बातें होती हैं तो पीस कीपिंग फोर्स या एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन फोर्स, चाहे वो किसी के भी अधीनस्थ हो, यूनाइटेड नेशन के अधीनस्थ हो या अरब लीग के नीचे हो, मेरे ख्याल से अरब लीग के नीचे होना चाहिए इस केस में, वो पैरेलली चलता है। मैनेजमेंट हम सब जानते हैं, पर्ट चार्ट बनते हैं कि अगर फाइनल ऑब्जेक्टिव ए है तो वहां जाने के लिए पाथ बी है, पाथ सी है, पाथ डी है। तो हर पाथ को एक डिप्टी मैनेजर या डिप्टी कमांडर इंडिपेंडेंटली ट्रैक करता है। तो अरब लीग के देशों को भी चाहिए था, अभी भी चाहिए है, कि तुरंत एक फोर्स को मोबिलाइज करें। अमेरिका ने नहीं, लेकिन एक बात और भी देखिए ना तो यूके देवनाथ सर, कि अरब लीग की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। मैं काफी सर्च कर रहा हूं लेकिन कोई बयान मुझे नजर नहीं आया कल से अभी तक। आशीष जी, अरब लीग के देश जो है ना, वो क्या बताऊं, भयभीत हैं। वो किसी भी तरह से ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते जिससे इजराइल नाराज हो जाए, क्योंकि अरब लीग के सारे देश अब छलांग मार के हो सके तो आज सुबह या दोपहर तक अब्राहम अकॉर्ड साइन करना चाहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने से उनको बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी चीज, अरब लीग के जितने मुल्क हैं, ये कोई भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, तो वो मुंह बंद रखना इज बेटर स्ट्रेटेजी फॉर देम। लेकिन कम से कम एक, जैसे अमेरिका ने 200 मेरीन कमांडो को इजराइल में उतार दिया है, लेकिन वो इजराइल में ही रहेंगे। इसी तरह से अरब लीग के जो देश हैं, वो अगर छोटा छोटा भी, अभी रफा है, देखिए रफा में अगर एक सिर्फ ऑब्जर्वर फोर्स, मेरा मतलब है जमीन पर जाके वॉकी टॉकी हाथ में होगा, और वो रिपोर्ट करेंगे कि जब भी ऐसा होता है, येलो लाइन जैसा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कि एक नो मैन्स लैंड बनाया जाता है। तो नो मैन लैंड में उभय पक्ष के बीच में एक पट्टी हो जाती है, वो डीमिलिटराइज जोन जैसा नो मैन लैंड, जिसमें ना हमास एक्टिव होगा ना आईडीएफ एक्टिव होगा। वहां सिर्फ ये ऑब्जर्वर फोर्स होगी, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता, सिर्फ वॉकी टॉकी होती है, और ऑफ कोर्स अपने के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। 200 आदमी काफी हैं। रफा में 200 आदमी का एक इनिशियल ग्रुप काफी है ये रिपोर्ट करने के लिए कि जो नो मैन्स लैंड है उसमें ना आईडीएफ है और ना ही हमास है। युद्धबंदी जो है उसको तोड़ कौन रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अब मैं मिलिट्री साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। हमास में अगर वो उन्होंने एक एंटी टैंक रॉकेट फायर कर दिया है, तो युद्धबंदी शायद किसी शरारती बाल के होते हैं। मैं आप वहां जाएंगे, जब हमास दावा करता है कि मेरे पास अभी भी 30,000 लड़ाके हैं, आप यकीन मानिए 30,000 लड़ाकों में से 20,000 लड़ाके ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल है। तो उन्होंने एक रॉकेट फायर किया। मैं डिसीजन मेकिंग चेन की बात कर रहा हूं।
और इसके जवाब में इजराइल ने अपने फाइटर विमानों को भेज के बॉम्ब्स गिराए, जिसमें अब लोग दावा कर रहे हैं कि 26 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वो बहुत डेलिब्रेट एक्शन है। फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के पहले बड़े हाई लेवल पर मिलिट्री लीडर्स और बड़े हाई लेवल पर मिनिस्ट्री, इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके सिविलियन लीडर्स ने डेलिब्रेट एक्शन करके हवाई हमला। तो सीजफायर किसने डेलिबरेटली लॉन्च किया, बहुत बड़ा फैक्टर है। हमास के लड़ाकों ने क्या डेलिबरेटली मामला बिगाड़ने के लिए एक आरपीजी मारा इजरायली टैंक पर? या इजराइल में जहां पे हवाई जहाज, मैं बताता हूं, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर 2 हवाई जहाजों को 4 बॉम्ब से लॉन्च किया जा रहा है अक्रॉस द एलओसी या अक्रॉस आईबी, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कम से कम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लेवल पर, कम से कम सीडीएस के लेवल पर, एनएसए के लेवल पर, अजीत डोभाल के पर्सनल ब्लेसिंग के बाद ही वो 2 फाइटर विमान इंडिया से क्रॉस करके 4 बॉम्ब लेके एलओसी के दूसरी तरफ जाएंगे। तो ऐसा इजराइल में हुआ होगा। उसका मतलब कि इजराइल ने जो वायलेशन की वो डेलिब्रेट एक्शन है। एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री ने, एक सोवरेन कंट्री में, जहां अभी तक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कायम है, उन्होंने लॉन्च किया। देखिए हमास की जो वहां पे जनरल साहब ने ठीक बोला अभी कि वहां पर, जनरल माथुर ने बताया, वहां क्या ऑर्गेनाइजेशन है हमास के पास? आधा शहर टूटा हुआ है, पानी नहीं है, सीवेज नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, दवाई नहीं है, किसी का अगर हाथ उड़ गया उसको हाथ को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन नहीं है। तो वहां पे ये आशा करना कि एक आरपीजी लॉन्च नहीं करेंगे, वो डेलिब्रेट एक्शन नहीं है। देखिए बहुत लूज ऑर्गेनाइजेशन है। हम में से जनरल माथुर ने तो बहुत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भाग लिया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, अभी छत्तीसगढ़ में हमारी फौज नहीं, सीआरपीएफ बहुत ही व्यस्त है। ये कहना कि नक्सलाइट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऐसा होता नहीं है। कहाँ पे कौन छोकरा एक हथगोला फेंक दे नक्सलवादी, कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन आईडीएफ ने जो 2 फाइटर विमान लॉन्च किए वो हाईली कंट्रोल्ड डेलिब्रेट एक्शन है। जी यूके देवनाथ सर, आपने बहुत सही तरीके से इसे समझाया। मैं अनुज माथुर सर, यूएन के रोल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन का जो रोल है, यूएन कहां है? क्या यूएन एक दिखावे के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन रह गया है? यूएन की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है? और यूएन शांत क्यों है? आशीष, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस, मैं काम कर चुका हूं यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस के साथ, मुझे पता है किस प्रकार से काम होता है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके पास किसी भी काम को कर सकने के लिए शक्ति नहीं है, जो आपको शक्ति, जिस बात की मैं आपको बता रहा था कि कोई आपको सिस्टम वहां पर बनाना है, उस सिस्टम बनाने के लिए आपके पास कोई ताकत नहीं है, तो आप उस सिस्टम को बना नहीं सकते। वो एक बात है। अब मैं दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है उसका जवाब देता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कायदे से जो करना चाहिए था, जो कि हम ग्राउंड पे नहीं देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को एक मिशन को मैंडेट करने की जरूरत थी कि भाई वहां पर लड़ाई चल रही है, एक सीज फायर का इन्होंने एक प्लान बन चुका है और उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनको एक मिशन को मैंडेट करने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा और उसको मैंडेट कर दिया जाएगा। फिर वहां पर इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि किस तरीके की फोर्सेस आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी, और फिर उस प्रकार की फोर्सेस को वहां पर लाया जाता है। आज आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कई हजार इस तरह के मिशन यूनाइटेड नेशंस के चल रहे हैं। अफ्रीकी देशों में भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी नेशन है, और मेरे ख्याल से 7-8 हजार ट्रुप्स भारत के सिर्फ सैन्य ट्रुप्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में अलग अलग जगह पर हैं। लेबनान में, गोलान हाइट्स में, इन तमाम जगहों पर, ये क्योंकि ये जगह हमें आजकल समाचारों में है, इसलिए मैंने बताया। अफ्रीका में अंगोला है, कॉन्गो है, नाइजीरिया है, हर जगह वहां पर मिशन, जहां जहां भी सूडान है, जहां भी मिशन हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस काम कर रही है। देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स आती है मैंडेट होकर के, तो दोनों साइड्स संभव, जहां तक संभव होता है, उसको रेस्पेक्ट देती है। ये बात हमने देखी, सूडान हो या कहीं भी हो,
तो ये कोशिश होती है, हालांकि वहां पर भी इस प्रकार के कई हादसे देखने को मिलते हैं कि यूएन फोर्सेस पे हमला हुआ, लेकिन बाय एंड लार्ज उनको तो ये सबसे पहला काम होना चाहिए था कि आपका ये शर्म अल शेख में हस्ताक्षर हो गया, पीस मिशन हो गया, सीज फायर हो गया, तो अब यूनाइटेड नेशंस को एक मिशन मैंडेट करना चाहिए था, उसके लिए फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी, और फोर्सेस ऐसी जगह से आए जो कि मंजूर हो सकता है किसी एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूक्रेन रशिया लीजिए, अगर वहां पर आपको यूएन फोर्सेस लगानी है तो रूस को कभी भी यूरोपियन फोर्सेस या ब्रिटिश फोर्सेस या जर्मन फोर्सेस एक्सेप्ट नहीं होंगी। उसी प्रकार से तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस को सोच करके कि किस प्रकार की फोर्सेस, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार के ऑब्जर्वर्स की आवश्यकता वहां पर पड़ सकती है। अभी भी वहां पर यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स गाजा में हैं, गाजा में मैंडेटेड मिशंस यूनाइटेड नेशंस के हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमारे आर्मी के एक कर्नल का वहां पर इसी क्रॉस फायर में कहीं ना कहीं कोई उसकी शहादत हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां से यूनाइटेड नेशंस को अभी तक एक मिशन को मैंडेट करके और उसके ट्रुप्स को वहां पर डिप्लॉय कर देना चाहिए था। पहला काम वही होना चाहिए था, ताकि वो फोर्स या वो लोग जो कि इस चीज को यकीन कर सकें, चाहे वो ओनली ऑब्जर्वेशन हो या फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स हो, जैसे कि लेबनान में है, वहां पर आपको बटालियंस डिप्लॉय करनी पड़ रही है, वहां पे मिशन लीडर्स हैं, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स वहां पर डिप्लॉयड हैं। तो जी ये इस प्रकार की फोर्स को आइडेंटिफाई करके उसको वहां पर डिप्लॉय करना था। फिर इस बात का यकीन करना था कि जो इसकी बेसिक चीजें हैं उसकी एक सीक्वेंशियली, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे आखिरी वाला कि आप पूरा डिसआर्मामेंट आप हमारे सबसे पहले कर दो। तो सीक्वेंशली जैसे आपको चल सकते हैं उस प्रकार से वहां के जो समझौते को लागू करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता थी कि सबसे पहले आप अपने अपनी जगह पर जाएं, पीछे फायर सीज फायर करें, सीज फायर का यकीन करना, फिर इस बात का यकीन करना कि वहां पर प्रोसेस शुरू हो। पॉलिटिकल प्रोसेस तो मैं नहीं कह सकता कि अब आज का शुरू हो सकता है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शुरू करना, वो भी यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वहां पर जाकर के वहां के जो उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस से लोग लेकर के और उसको ये लोग वहां पे उनका वो करेंगे। तीसरी चीज होती है कि इस बात का यकीन करना कि जो डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं, जितने भी यूएन मिशन अफ्रीका में या इन जगहों पर हैं, वहां पर अधिकतर फोर्सेस डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, कहीं कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को यकीन करना कि किस प्रकार से वो इस सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा टास्क मेरे हिसाब से यूएन का होना चाहिए था। तो अब यूनाइटेड नेशंस को अभी भी सब कुछ उनको ये मैटर वहां पर डिस्कस होना चाहिए, और इसके लिए एक मिशन मैंडेट किया जाना चाहिए। और उस मिशन को बजाय इसके कि एक ट्रंप और टोनी ब्लेयर के अंडर में आप कुछ लोग इकट्ठे कर दें, उनका अपना पैरेलल यूनाइटेड नेशंस चल रहा है, उसके बजाय एक प्रॉपर यूएन मैंडेटेड मिशन मुझे लगता है इस गाजा में लाने की आवश्यकता है, ताकि वो इस पीस प्रोसेस को, इस सीज फायर के इंप्लीमेंटेशन का यकीन कर सके। नहीं, आशीष, लेकिन अब एक सवाल तो ये भी उठता है ना यूके देवनाथ सर कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए हमले तो एक बार शुरू हो गई है, हमले रुकने वाले तो अब है नहीं। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से ये ऑपरेशन इजराइल जो है वो चलाएगा? आशीष जी देखिए, आगे होना चाहिए क्या, होना ये चाहिए कि अमेरिका को नेतन्याहू के हाथ थोड़े बांधने पड़ेंगे। अमेरिका ने जो अपने 200 ट्रूप्स इजराइल डिप्लॉय कर दिए हैं, वो ज्यादातर बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेल अवीव के आसपास डिप्लॉयड हैं। तो अगर इजराइल की एयरफोर्स, जैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही है कल के अटैक में, इजराइल की एयरफोर्स अगर टेक ऑफ कर रही है तो इनको पता है, अमेरिकन ट्रूप्स को पता है कि वो टेक ऑफ कर रहे हैं। उन्होंने एक सेकेंड लगता है कि उन्होंने अपना जो सेंटकॉम में हेडक्वार्टर है कतार में, दोहा में, सेंटकॉम का जो यूएस सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है, एक सेकेंड लगता है उनको इन्फॉर्म करने में, और सेंट्रल कमांड को एक सेकंड लगता है उसको व्हाइट हाउस को रिपोर्ट, एक सेकंड में बता रहा हूं, लगता है कि व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करने में, और व्हाइट हाउस से नेतन्याहू को कॉल जाने में एक सेकंड लगता है कि तुम्हारे फाइटर कर रहे हैं, उनको वापस बुलाओ। 4 सेकंड का लूप है।
कि जैसे ही अमेरिका के 200 जो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं इजराइल में, देखते हैं कि हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, वो एक सेकेंड में अपने सीधा दोहा में, कतार में सेंट्रल कमांड को इन्फॉर्म करते हैं। सेंट्रल कमांड एक सेकेंड में व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म करती है। व्हाइट हाउस एक सेकेंड में नेतन्याहू को बोलती है कि तुम्हारे हवाई जहाज क्यों टेक ऑफ कर रहे हैं, उनको वापस बुलाओ, रिकॉल देम। ये लोग नहीं काम कर रहा। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल जो स्ट्राइक की है इजराइल ने, ये अमेरिका की ब्लेसिंग और फुल नॉलेज के साथ हुआ है। अमेरिका के अगर फुल अमेरिका नॉलेज की फुल नॉलेज, तो इसका मतलब ये मान के चला देखिए जाए कि वहां पूरी पर तरीके से सहमति है ना यूके देवनाथ सर, कि अमेरिका की सहमति है कि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, ऑपरेशन तो पहले भी चल रहे थे, पूरी तरीके से ऑपरेशन कैसे खत्म कर पाएंगे? कैसे हमास के एक एक लोगों को चुनकर मारेंगे? क्योंकि हमास के जो लोग हैं वो भी तो फिलिस्तीन के ही लोग हैं, कुछ उसमें से युवा भटक कर हमास में चले गए। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आशीष जी, देखिए मैं हमास का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में गजा में एक परिवार ऐसा नहीं है, एक परिवार गजा में नहीं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं एज ए सोशल यूनिट, जिसमें या तो पिताजी या भाई या बेटा आज की तारीख में हमास का एक्टिव मेंबर या सपोर्टिव मेंबर नहीं है। क्या होता है, सब इंसर्जेंसी में क्या होता है कि अगर एक गुरिल्ला के हाथ में AK-47 है या एक गुरिल्ला के हाथ में एक गोला है, उसको सपोर्ट करने वाले ट्रूपर्स जो होते हैं 5-6 होते हैं, ये हर परिवार में है। तो मिलिट्री तौर पर ये सोचना कि चुन चुन के हमास के लड़ाकों को मार दिया जाएगा, ये असंभव है। करना होता तो इजराइल ने आज से 1 महीने पहले कर लिया होता, आज से 15 दिन पहले तक कर लिया होता। जबालिया कैंप को तो ये घेर के खड़े थे पिछले 3.5 महीने से। जबालिया कैंप की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर। 40 दिन से IDF 4.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर के जवालिया रिफ्यूजी कैंप में नहीं घुस पाए, तो नहीं कर सकते हैं। इजराइल की कोई भी आर्मी नहीं कर सकती है। हमने देखिए, हमने जाफना में कोशिश कर ली, तो हमारे साथ हैं, वो जरूर इसमें डायरेक्टली होंगे। जब इंडियन ट्रुप्स जाफना में डिप्लॉय हुए, ट्रिंकोमली में डिप्लॉय हुए, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी कभी भी अर्बन वॉरफेयर में एक एक दुश्मन को चुन चुन के एक एक बिल्डिंग के अंदर नहीं मार सकती है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अनुज माथुर से भी समझ लेते हैं। अनुज माथुर सर, क्या ये संभव हो पाएगा जो बात इजराइल समझ रहा है, जो बात अमेरिका करना चाह रहा है? देखिए आशीष, थोड़ी देर पहले मैंने एक हिंट दे रहा था, मैं उस प्रकार का स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात को मैं मानता हूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों की मंशा इस सीज फायर को लागू रखने की नहीं। ये बात आप इसको मान लें। जहां तक सवाल जो फिजिकल निटिग्रिटीज हैं, आप किस प्रकार से इस प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं, ये जो अर्बन वॉरफेयर है इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिफिकल्ट वॉरफेयर होता है, और बहुत कम देश इस प्रकार के वॉरफेयर से निकल करके, जैसे हमने मिजोरम में पूरी तरह शांति स्थापित कर दी, नागालैंड ऑलमोस्ट शांत, पूरा शांत है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता आशीष ये होती है कि वहां के जो लोग हैं, ये माओ ने कहा था कई वर्ष पहले कि एक इंसर्जेंट या कोई टेररिस्ट है, वो एक पौंड में मछली की तरह होता है। पौंड वहां की जनता है और इंसर्जेंट जो है वो मछली है। आप या तो मछली को पानी से अलग करें या पानी को सुखा दें। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हमास को फलस्तीन के लोगों का समर्थन है, चाहे वो बल प्रयोग से हो या अपनी खुद की मर्जी से हो, तब तक आप हमास को खत्म नहीं कर सकते। पूरी दावे के साथ में ये बात बता रहा हूं, संभव नहीं है। अगर आपके पास इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप वहां के जो फिलिस्तीनी रहने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझें कि दुश्मन उनका इजराइल या अमेरिका नहीं होकर के हमास है, और वो हमास को किसी भी प्रकार का सपोर्ट देना बंद कर दे। नहीं, लेकिन अभी तो यूके देवनाथ सर इस बात को कह रहे थे, एक मैं अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि परिवार का एक सदस्य वहां पर जो गजा में है,
उसका कोई एक सदस्य जो है वो हमास के साथ है, तो फिर हमास खत्म कैसे होगा? उस विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल आशीष, बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं मैं उनके साथ। किसी कीमत पे आप इसको समाप्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अगर कोई ये प्रयास कर रहा है, कोई अमेरिका या इजराइल या मिस्र या कोई भी देश अगर ये समझता है कि इस प्रकार की समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी मिलिट्री माइंड इस बात को मंजूर करेगा। ये संभव नहीं है। हमास आइडियोलॉजी है, हमास कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, और वो आइडियोलॉजी वहां के लोगों में बिल्कुल अंदर तक भरी हुई है। और जब तक उसमें फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा फलस्तीन के लोगों के। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब उन्होंने वो 11 लोगों को बाजार में ला करके मारा कुछ कल या परसों, फलस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका स्टेटमेंट आया कि ये वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और ये जो हुआ वो गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच विचार उसकी तरफ हो सकता है, बढ़ रहा हो कि हमास से विश्वास उठ रहा हो और हमास को ये लोग समझें कि हमास उनको नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है, फायदा कम। तभी कहीं जाकर के इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। जब तक आप उस मछली को पौंड से अलग नहीं करेंगे, तब तक मेरा मानना है कि ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप 1000 मार लें, 70,000 तो आपने मार दिया, और कितने मारने? 70,000 खत्म कर दिया आप। चाहे कोई भी बहाना हो कि हमने टेररिस्ट कैंप पे किया, उस पे किया, इस पे किया, तो इतना 20 लाख में 70,000 का परसेंटेज आप देखिए। और 70,000 मार दिए, उसके अलावा 5 लाख आपने इंजर कर दिए, जिंदगी भर के लिए अपंग बना दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है आशीष कि बल प्रयोग से इसका समाधान नहीं निकाल सकते। इसका समाधान बातचीत से होगा, और बातचीत बराबर के लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। आप बातचीत में ये नहीं अमेरिका कह सकता कि अगर आप पूरी तरह से डिसआर्म हो जाएं, पूरी तरह से निरस्त्रीकरण कर दें, वहां से ये भगा दें, वो कम कर दें, आप वो 20 सूत्र पढ़ें, 20 में से 18 मंजूर नहीं है हमास को, तो तमाम ये कर दें। और आप नहीं करेंगे, देन आई विल लेट ऑल हेल विल बी लेट लूज। इस प्रकार की जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकल सकता। नहीं, आपको अगर समाधान निकल नहीं सकता तो सवाल तो वही है ना मेजर जनरल अनुज माथुर जी की, फिर आगे क्या होगा? मैं बार बार ये समझना चाह रहा हूं कि आगे क्या होगा, और ये जनता भी समझना चाह रही होगी। हमले होंगे तो फिर मतलब कभी स्थिरता आएगी नहीं। मेरा यही मानना है कि हमको यू विल हैव टू गिव इट टाइम। ये जो चीज है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती कि 10 अक्टूबर को ट्रंप ने दस्तखत किए शर्म और शेख में और 11 तारीख को शांति स्थापित हो गई। इनको टाइम देने की जरूरत है, इसका प्रायोरिटाइजेशन सही प्रकार से करने की जरूरत है। और इस बात का आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो आपको मैकेनिज्म इसको इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए, पहले उसे ग्राउंड पर लाए, आप उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू करें, और फिर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मैकेनिज्म मौजूद होता तो सवाल पैदा नहीं होता था कि इजराइल का टैंक राफा में मिलता, क्योंकि उसको जाना था पीछे पहले फेज में। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और उसको इंप्लीमेंट करने का जो मैकेनिज्म चाहिए उसको आपने वहां पर लागू नहीं किया। नहीं, आज यूएन का इसी से जुड़ा सवाल यूके देवनाथ जी से ले लूं, फिर यूके देवनाथ जी इसको इंप्लीमेंट कराएगा कौन? देखिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने का क्षमता, पॉलिटिकल या मिलिट्री क्षमता, सिर्फ अंग्रेजी में एक शब्द है कोअर्सिव क्षमता, हिंदी में हम कह सकते हैं कि पीठ के पीछे हाथ मरोड़ने की क्षमता नेतन्याहू की सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव कौन डाल सकता है? डेमोक्रेट पार्टी बहुत शांत है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव अरब लीग के देश डाल सकते थे, लेकिन वो सारे चुपचाप हैं। तो नेतन्याहू को खुद समझना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि अगले साल के इलेक्शन में वो अपने को महान लीडर बताकर फिर से अपने को और लिकुद पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, कामयाबी क्या है? वो जनता के सामने बोलना चाहिए कि मैं पीस लाया, मैं शांति लाया। वोट फॉर लिकुद पार्टी। लिकुद पार्टी के 120 नंबर के नेसेट में लिकुद 60 की मेजोरिटी होनी चाहिए, लेकिन असल में लिकुद के सिर्फ 37 है। तो अगर वो चाहते हैं कि कम से कम 60 अपने बलबूते पे सरकार बनाए अगले इलेक्शन के बाद,
तो उन्हें आम आवाम को कन्विंस करना पड़ेगा कि शांति वो लाए। मैं आपको बताता हूँ, इजराइल में एक्सट्रीम राइट विंग बहुत कमजोर है। ये जो हम नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी सोच की बात करते हैं, ये ताकतें इजराइल में बहुत कमजोर हैं। इजराइल में सेंटर या लेफ्ट ऑफ सेंटर वोटर्स ज्यादा हैं। ये सिर्फ युद्ध काल के टाइम में होता है कि ये जो अनडिसाइडेड वोटर होते हैं ना, सेंटर या मार्जिनली लेफ्ट ऑफ सेंटर अनडिसाइडेड वोटर, युद्ध के समय में वो भावावेश में आके नेक्स्ट लिस्ट बन के वोट देते हैं राइट विंगर्स को। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। तो पीस इस वक्त नेतन्याहू की दरकार है। आईडीएफ थक चुकी है, मैं आपको बताता हूं। आईडीएफ में अभी उनके जो रेगुलर ट्रूप्स हैं, कितनी छोटी सी आर्मी उनकी, महज 2.5 लाख रेगुलर ट्रूप्स हैं, वो पिछले 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं, थक चुकी हैं। आज की तारीख में अभी जब रिजर्विस्ट को बुलाया गया था, 60,000 रिजर्विस्ट को मोबिलाइज करने की बात थी, करीब 23,000 ने रिपोर्ट किया। बाकी जो रिजर्विस्ट थे, कोई 25,000 27,000, उन्होंने एक्टिव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया। जब उनके घर में इजराइल की आईडीएफ की प्रोवोस्ट पुलिस पहुंची उनको बोलने के लिए कि आप ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कीजिए रिजर्विस्ट को। रिजर्विस्ट मैं दर्शकों को बताता हूं कौन होते हैं। रिजर्विस्ट होते हैं आम सिविलियन, डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टायर की पंक्चर चलाता है, ये लोग होते हैं रिजर्विस्ट इजरायली आर्मी में। हर साल इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जब 60,000 को मोबिलाइज किया गया, महज 23,000 ने रिपोर्ट किया रिपोर्टिंग पॉइंट पर, करीबन 37,000 ने रिपोर्ट नहीं किया। और जब तरीका इंडिया में भी सेम सिस्टम है कि प्रोवोस्ट पुलिस होती है फौज की, जब उन्होंने इनके दरवाजे पर दस्तखत की तो उनका विरोध हुआ वहां पर। यानी आम जनता भी वहां पे अब त्रस्त है, परेशान है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि आप ये मान ले कि इजराइल की बात कर रहा हूं, इजराइल में एक परिवार है, बहुत ही देशभक्त परिवार है, लेकिन अगर उनका बेटा 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है और यौम किप्पुर के दिन घर में नहीं आया, तो वो भी कहते हैं कि ये कैसा युद्ध हो रहा है। तो देखिए, बात इजराइल लड़ से इजराइल भी लड़ते लड़ते थक चुका है, इस बात को भी समझा जा सकता है। एक आखिरी कमेंट मैं अनुज माथुर साहब आपसे लूंगा, उसके बाद फिर वाइंड अप करूंगा। जी, बिल्कुल साफ बात होती है कि कोई भी सेना, आप आज कहीं भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लें, कहीं भी देख लें, कोई भी सेना लगातार लड़ती, वजह होनी चाहिए आपके पास। कोई भी युद्ध कितना भी बड़ा चल सकता है, लेकिन आपके पास उसका कॉज होना चाहिए। और जब उस कॉज को आपका जवान उसको अपना नेशनल कॉज के साथ अलाइन करके देखता है, तभी वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ सकता है। अगर ये फ्यूटिलिटी अपने कॉज की रैंक एंड फाइल में अगर आ जाती है, तो वो सेना नहीं लड़ सकती। पाकिस्तान की सेना के साथ आज क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि उनको पता नहीं है कि जिस काम के लिए वो लड़ रहे हैं या मर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि जब तक इस बात को यकीन नहीं किया जाएगा कि वो कॉज आपकी सेना समझती है, उसमें थकावट का उतना ज्यादा प्रश्न नहीं है जितना कि आपके कॉज का है। अगर कॉज है तो आप थके हुए हैं तब भी लड़ेंगे। तो 1962 में मेजर शैतान सिंह ने रजांगला में 113 के 113 आदमी जान देकर के इस बात को सिद्ध किया है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उस कॉज में कमी नजर आ रही है, और ये वजह है कि इजराइल की सेना और इजराइल के लोग, ये वो इजराइल है जहां कहा जाता था कि एक इशारे पर पूरा इजराइल, हर बच्चा बच्चा वहां का सैनिक है और वो पूरा इजराइल इकट्ठा हो सकता है। आज वो परिस्थिति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल की सेना भी वो सेना नहीं है जो कि 67 और 73 के युद्धों में लड़ी थी, और बाकी अरब क्षेत्रों की सेनाएं भी वो नहीं है जो उस समय हुआ। बुरी तरह से मार चीजें बदली हैं, और उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि इन दोनों मुल्कों को समझना होगा, अमेरिका को और इजराइल को समझना होगा कि शर्तें ऐसी रखी जाएं जिसे माना जा सके, और युद्ध से हल नहीं निकलता, शांति से ही हल निकलता है। बहुत शुक्रिया अनुज माथुर सर आपका और यूके देवनाथ सर आपका, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस न्यूज बुलेटिन में। अभी के लिए इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर ही मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखें।